हैं 70 का संग्राम और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। 2022 का विधानसभा चुनाव करीब आते ही भाजपा पूरी ताकत के साथ सियासी रण में उतर चुकी है। कुमाऊं में भी भाजपा की विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बागेश्वर में इसकी शुरुआत की। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी और अनुराग ठाकुर ने रोड शो भी किया और एक बार फिर से चुनावी हुंकार भरी भारतीय जनता पार्टी। उन घोषणाओं से भी हम शास्त्रों के चुनाव में, क्योंकि कई बार उसकी प्रक्रिया होती है, जो छोटी छोटी घोषणाएं जो आवश्यकता अनुसार होता है। हमारे सभी साथीगण कहते हैं कि आप इन घोषणाओं को कर दीजिए, तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, वहां से पता आता है। पहले उसका घोषणा का दस्तावेज बनता है, उसके बाद उस क्षेत्र से उसकी डीपीआर बनाई जाती है, उसका पूरा एस्टीमेट बनाया जाता है, उसका समय लग रहा है। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जितनी भी हमने घोषणाएं की है, हम सभी घोषणाओं के साथ उतारेंगे। उधर भाजपा की विजय संकल्प यात्रा हरिद्वार जिले की 4 विधानसभा से होकर गुजरी। विजय संकल्प यात्रा के भाजपा के तमाम बड़े नेता उसमें चल रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि यात्रा के दौरान उमड़ी भीड़ से साफ संदेश है कि इस बार भी लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर ही है। देखने को मिला है, आप लोगों ने महसूस किया होगा कि लोग नाच रहे थे, झूम रहे थे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, भारत माता के नारे लगा रहे थे, वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे, वह श्री राम के नारे लगा रहे थे। तो एक अलग ही उल्लास और हर्ष और उत्साह देखने को मिला है। और मैं समझता हूं कि इससे हमारे जो विरोधी दल है उनको शायद ये पता चल गया होगा कि अब किसी की कुछ चलने वाली नहीं है। भाजपा की विजय संकल्प यात्रा हरिद्वार से चलकर लक्सर से सुल्तानपुर पहुंची। इस दौरान यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ। यात्रा में उमड़ी भीड़ से कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत बेहद उत्साहित नजर आए। धन सिंह रावत ने कहा कि यात्रा को लोगों को काफी समर्थन मिल रहा है, जिससे साफ नजर आ रहा है कि माहौल भाजपा के पक्ष में है। 1 दर्जन से ज्यादा जगह हमारे कार्यक्रम हुए हैं और लगभग 20 स्थानों पे यात्रा का स्वागत हुआ है। कह सकता हूं कि लक्सर में हजारों लोग आज इस यात्रा में शामिल हुए हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बनाने के लोग संकल्प हैं। पिथौरागढ़ में किसान विजय समारोह में कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज एक मंच पर दिखाई दिए। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि पहाड़ में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन रहा है। पिथौरागढ़ उमड़ घुमड़ करके ये घोषित कर रहा है कि हमको इस बार कांग्रेस को लाना है। 2022 की जीत की घोषणा कर रहा है पिथौरागढ़, मूनाकोट, डीडीहार सब घोषणा कर रहे हैं। उसके लिए मैं हृदय की गहराई से यहाँ के सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मयूख महर को तो आप लोगों ने एक प्रकार से आज विजेता घोषित कर दिया है, उसके लिए भी आप सब धन्यवाद के पात्र। कांग्रेस हमेशा एक मंच पर है, बाकी हम एक जीवंत पार्टी हैं। जीवंत पार्टी में राय अलग अलग होती है, बिंदुओं पर अलग अलग तरीके से बात करते हैं, लेकिन जिस समय खड़े होने की बात आती है, आगे लड़ने की बात आती है, सब एकजुट। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम भाजपा पर प्रहार किया। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि इस बार उत्तराखंड में बदलाव की बयान है। बुरी हालत बीजेपी की होने जा रही है और जिस देवभूमि पर हम खड़े हैं, आप खड़े हैं, हरिद्वार के पावन तट पर, जनता उत्तराखंड में भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 60 पार जाएंगे हम लोग। उनके कहने से और मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। बीजेपी को इस देश की जनता अब सत्ता में रखना नहीं चाहती। तो आपको बता दें, बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही अपने दमखम के साथ अब चुनावी मैदान में पूरी तरीके से उतर चुकी हैं और जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। और इस बीच आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है।
वहीं आम आदमी पार्टी ने 12 और विधानसभा प्रभारियों की घोषणा कर दी है। विधानसभा पुरोला से प्रकाश कुमार को प्रभारी बनाया गया है। घनसाली से विजय शाह को प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही साथ सहसपुर से भरत सिंह को प्रभारी बनाया गया है और मसूरी से श्याम बोरा को प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा अगर बाकी जिलों की हम बात कर लें, बाकी विधानसभाओं की अगर बात कर लें तो ज्वालापुर से ममता सिंह को विधानसभा प्रभारी बनाया है। इसके अलावा कानपुर से मनोरमा त्यागी और कोटद्वार से अरविंद वर्मा को प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा अगर भीमताल की हम बात करें तो भीमताल से सागर पांडे को यहां पर बनाया गया है विधानसभा प्रभारी। बाकी जिलों की बात करें, बाकी विधानसभाओं की अगर बात करें तो धारचूला से नारायण सुराड़ी को बनाया गया है और लालकुआ से चंद्रशेखर पांडे को प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा किच्छा से कुलवंत सिंह को प्रभारी बनाया गया है। नानक मत्ता से आनंद राणा को, जबकि 32 प्रभारी पहले ही घोषित किए जा चुके हैं। विधानसभा पुरोला से श्री प्रकाश कुमार, विधानसभा घनसाली से विजय शाह, सहसपुर से श्री भरत सिंह, मसूरी से श्री श्याम बोरा, ज्वालापुर से श्रीमती ममता सिंह, खानपुर से श्रीमती मनोरमा त्यागी, कोटद्वार से श्री अरविंद वर्मा, धारचूला से श्री नारायण सुराड़ी, लाल कुआं से श्री चंद्रशेखर पांडे, भीमताल से श्री सागर पांडे, विधानसभा किच्छा से कुलवंत सिंह। उधर कर्नल कोठियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बयान पर सवाल उठाए हैं। कोठियाल का कहना है कि हरक सिंह एक तरफ मुफ्त बिजली की बात कहते थे, वहीं अब वो कह रहे हैं कि केंद्र मंजूरी नहीं दे रहा है। अपने राज्यों को छोड़ो, तुम तुलना करनी शुरू कर रहे हो दूसरी जगह की, और तुम घुमा करके ऐसा तरीका बना रहे हो और साबित कर रहे हो कि एक तरफ तो जनता की जरूरत है, एक तरफ कोरोना से टूट रखे हैं लोग बुरी तरह से, एक तरफ पहाड़ की हर जरूरत जो है हर परिवार की, उसकी तरफ उनकी चिंता है, उसके बाद में कह रहे हैं कि हम नाकाबिल हैं इसको करने के लिए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने रुद्रपुर में व्यापारियों से मुलाकात की। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने व्यापारियों की समस्याओं पर बात की। मनीष सिसोदिया ने व्यापारियों की समस्याओं को समझा और फिर बताया कि दिल्ली सरकार का मॉडल उत्तराखंड में लागू कर किस तरह से व्यापारियों की समस्याओं पर काम किया जा सकता है। रेड राज से सरकार ना चलाए, बल्कि व्यापारियों के साथ बैठ के उनको अपना विकास में पार्टनर मान के सरकार चलाए। कल को किसी व्यापारी का व्यापार कहीं नीचे जा रहा है, किसी कारण से कुछ जा रहा है, तो उसको बैठ के उसके साथ समझे और वो व्यवस्था बनाए ताकि, और उस तरह का वातावरण बनाए ताकि उसका व्यापार और आगे बढ़े। उसी से प्रदेश की तरक्की होगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि व्यापारियों ने जिस तरह से खुल के सुझाव दिए हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उन सभी को लागू किया जाए। उधर हल्द्वानी में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में नैनीताल, उधम सिंह नगर जिलों की 15 विधानसभा सीटों को लेकर मंथन हुआ। स्क्रीनिंग कमेटी ने कांग्रेस के संभावित दावेदारों से टिकटों को लेकर बातचीत भी की। इस विधानसभा क्षेत्र के हमारे संभावित उम्मीदवारों के साथ में हमने साक्षात्कार किया, उनसे मुलाकात की, चर्चा की और हर एक विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार से कांग्रेस का सर्वोत्तम चुनकर आने वाला और साथ ही अच्छी छवि के साथ उम्मीदवार हम किसे बना सकते हैं, उस विषय पे सबके सुझाव हमने लिए। उसमें प्रत्याशी स्वयं भी थे। इस विषय के ऊपर में आने वाले दिनों में पूरी 70 सीटों पर हमारी जो छानबीन समिति है, स्क्रीनिंग कमेटी, वहां के संभावित उम्मीदवारों से मिलने जा रही है। चुनावी मौसम में सरकार ने छात्रों को तोहफा दिया है। प्रदेश भर के 2,60,000 छात्र अब सीधे टैबलेट खरीद सकेंगे। सरकार खुद टैबलेट बांटने की बजाय अब छात्रों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा जमा कराएगी। करीब 12,000 की धनराशि छात्रों के खाते में जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये योजना 25 दिसंबर को लॉन्च होगी, जिसे प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम की तरह आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा में 100 छात्रों को टैबलेट देने की योजना है। दो चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास इस समय चूँकि आचार संहिता लगने वाली है और हम चाहते हैं कि छात्रों को टैबलेट मिलना चाहिए, और ये हमारी सरकार ने घोषणा की थी, मैंने स्वयं इसकी घोषणा की है। इसलिए पारदर्शी तरीके से जो भी चूँकि बाज़ार का रेट है, अपने अपने सभी के इस खातों में हम पैसा डालेंगे, बच्चों का खाता खुलवाएंगे और बच्चों का खाता खुलवा के एक टाइम बाउंड करके
सभी बच्चे अपने स्तर से उसको हम स्कूलों में सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षकों के स्तर पर, प्रधानाचार्य के स्तर पर, कि सभी बच्चों को टैबलेट मिल जाए। हमारी पहली प्राथमिकता है टैबलेट मिलना चाहिए। मसूरी होटल एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन हो गया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इसके लिए सभी सदस्यों को बधाई दी है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि व्यापारियों की जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान की कोशिश की जाएगी। मसूरी में पार्किंग बड़ी समस्या है, जिसे लेकर सरकार काम कर रही है। 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री 32 करोड़ की लागत से 212 वाहनों के लिए बनी पार्किंग की सौगात भी देने जा रहे हैं। मसूरी की पेयजल समस्या का समाधान हो जाएगा। लगातार हम आपने देखा होगा अभी तक 13 करोड़ की लागत से हमने कई मोड़ों का हमने चौड़ीकरण कर दिया है। मेरी कोशिश है कि किमाड़ी को हम NH बना दें। कालगंजी रोड पर काम चल रहा है। जॉर्ज एवरेस्ट का स्वरूप हमने बदल दिया है। अब जो टूरिस्ट यहाँ पर आएगा तो एक दिन जॉर्ज एवरेस्ट घूमने भी जाएगा। रुड़की की भगवानपुर विधानसभा सीट से भाजपा का बड़ा चेहरा सुबोध राकेश बसपा में शामिल हो गए हैं। सुबोध राकेश पूर्व विधायक सुरेंद्र राकेश के छोटे भाई हैं। 2017 में विधानसभा चुनाव में वो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन सुबोध राकेश को उनकी भाभी और कांग्रेस प्रत्याशी ममता राकेश ने चुनाव हरा दिया था। कुछ साल पहले तक भगवानपुर सीट पर बसपा का दबदबा था। बसपा फिर से अपने उसी खोए हुए जनाधार को जुटाने की कोशिश कर रही है। और देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक और निष्पक्ष हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर से जुड़े इलाकों में मतदान एक ही दिन हो सके, इसके लिए भी डीजीपी अशोक कुमार ने चुनाव आयोग से अपील भी की है। दरअसल दोनों राज्यों की सीमाएं मिली हुई हैं, इसलिए चुनाव को प्रभावित करने के लिए बाहरी राज्यों से भी उपद्रवी राज्य में पहुंचते हैं। इस बार बॉर्डर पर सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जाएगी। आयोग के निर्देश होते हैं, उसके हिसाब से तैयारियां चल रही हैं चुनाव की, और उसी जो डायरेक्शन होंगे उस हिसाब से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराया जाना हमारा के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। वो कराया जाएगा हर हाल में। हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे कि यूपी के साथ हो हमारा सेम डे चुनाव। तो यूपी का जो बॉर्डर 2 टुकड़ों में होता है, एक टुकड़े मेरठ साइड होता है, दूसरे में मुरादाबाद साइड होता है। तो पहले भी हमने अनुरोध किया है, इस बार भी हम अनुरोध किए हैं कि हमारा उनके जो यूपी के बॉर्डर के साथ सीन देखना है। रुद्रप्रयाग की केदारनाथ विधानसभा सीट की इस सीट पर फिलहाल कांग्रेस के मनोज रावत विधायक हैं, लेकिन इस बार मनोज रावत कैसी स्थिति में है, आइए दिखाते हैं। रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट राजनीति के साथ ही धार्मिक लिहाज से भी अहम स्थान है। यहाँ पर भगवान शंकर का प्रमुख धाम केदारनाथ स्थित है। 2002 में हुए चुनाव में भाजपा से आशा देवी और कांग्रेस से शैला रानी रावत के बीच मुकाबला हुआ, मगर आशा देवी ने ये चुनाव 3465 वोटों के अंतर से जीत लिया। 2007 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदलकर कुंवर सिंह नेगी को टिकट दिया, मगर भाजपा प्रत्याशी आशा देवी ने चुनाव में फिर से बाजी मार ली। 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर शैला रानी रावत फिर से मैदान में उतरी, मगर इस बार शैला रानी रावत ने 2328 वोटों के अंतर से आशा देवी को शिकस्त दे दी। मगर 2016 में शैला रानी रावत ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया, जिससे 2017 के चुनावी समीकरण बदल गए। 2017 में शैला रानी रावत भाजपा की ओर से प्रत्याशी बनी, जबकि कांग्रेस ने मनोज रावत को टिकट दिया। नतीजे मनोज रावत के पक्ष में रहे। शैला रानी रावत चुनाव हार गई। मनोज रावत को भरोसा है कि जनता इस बार भी उन्हें ही आशीर्वाद देगी। किसी तरह से पूरी कोशिश करके मिसिंग लिंक्स वाले रोड्स और मिसिंग लिंक के ब्रिज हमने बनाए हैं। अब मेरी विधानसभा में लगभग सारे मिसिंग लिंक्स बन गए हैं। आज मेरे विधानसभा में विधायक निधि से लगभग 12 फील्ड बन रहे हैं, और 12 फील्ड उनमें से 12 फील्ड 5 और 6 तो क्रिकेट के पूरे ग्राउंड के आकार के हैं। तो जिन बच्चों को खेल प्रतिभा अपनी निखारनी है तो वो भी निखार सकते हैं। विधायक मनोज रावत के कामकाज को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। विधायक क्षेत्र में सक्रिय तो हैं, लेकिन लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए। लोगों का कहना है कि केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण को छोड़ दिया जाए तो क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत जरूरतों पर काम नहीं हुआ, जिससे लोगों में भाजपा के खिलाफ गुस्सा है। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल भी केदारनाथ का नाम लेकर
बार बार समर्थन जुटाते रहे हैं। कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी आम चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के लिए चुनौती बन सकती है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। और आइए अब आपको दिखाते हैं 2017 के विधानसभा चुनाव में केदारनाथ सीट पर रिजल्ट क्या रहा था। 2017 भाजपा के टिकट पर शैला रानी रावत मैदान में उतरी थी, वहीं कांग्रेस की तरफ से मनोज रावत चुनावी मैदान में थे, लेकिन मनोज रावत ये चुनाव जीत गए थे। दूसरे स्थान पर निर्दलीय कुलदीप सिंह रावत रहे। भाजपा ये चुनाव हार गई थी और तीसरे स्थान पर पहुंच गई थी। केदारनाथ सीट से विधायक मनोज रावत दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के काफी काम करवाए हैं, लेकिन भाजपा उनके दावों पर सवाल उठा रही है। एक मॉडल डेवलप किया कि हमने अपने हाई स्कूल्स और इंटरमीडिएट कॉलेज हम आज हमारे हाई स्कूल और 99% हमारे हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कॉलेज जहाँ पे विवाद है उनके अलावा हमारे बिल्डिंग्स बन गए हैं। और अब आपको दिखाते हैं केदारनाथ विधानसभा सीट की जनता के बड़े मुद्दे कौन कौन से हैं। यहाँ के जो मुद्दे हैं वो है सड़क, शिक्षा, पेयजल की समस्या, जिसकी वजह से लोग परेशान रहते हैं। इसके अलावा संचार, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी भी लोगों को परेशान करती है। इसके साथ ही साथ रोजगार का साधनों की कमी होना ये भी लोगों को परेशान करता है। ये भी यहाँ का एक बड़ा मुद्दा है। चोपता में पॉलिटेक्निक का काम बंद हो जाना भी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होना भी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। तो अब आपको दिखाते हैं केदारनाथ विधानसभा सीट की जनता विधायक के कामों को लेकर क्या राय रखती है। केदारनाथ विधायक जी द्वारा क्षेत्र में कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। मैं खुद चूंजा घाटी से हूँ और चूंजा घाटी में आप देखेंगे कि स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, सड़क की हैं, पेयजल की हैं, शिक्षा की हैं, वो बड़ी उनकी दुर्दशा हो रखी है। वहाँ पे वही काम हो रखा है जो उसके अपने लोग हैं, उसी पे काम हो रखा है। बाकी तो कहीं किसी भी बेरोजगार के लिए रोजगार देने की कहीं पे कोशिश नहीं की गई है। जनता ने जिस अपेक्षा के साथ में उनको घाटी से चुनाव जितवाया था, उस अपेक्षा पे जनता के वो खरे नहीं उतरे। ऐसा कोई कार्य उन्होंने क्षेत्र में नहीं किया कि जिससे उनकी कोई सराहना की जाती। विधायक रहते हुए कहीं पे एक स्कूल, मेडिकल कॉलेज, महाविद्यालय, ITI, पॉलिटेक्निक, यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ। इसी के साथ 70 का संग्राम में इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।